हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। नमस्कार। वेलकम टू क्लास 1 ऑफ नाड़ी चिकित्सा। दोस्तों, नाड़ी चिकित्सा आयुर्वेद की तरफ से आयुर्वेद डॉक्टर्स को एक बहुत बड़ा वरदान है। नाड़ी चिकित्सा से हम पेशेंट की फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जान सकते हैं। उसके दोषों की और धातुओं की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है और कौन से दोष का कौन सा भेद प्रकोपित हुआ है, कौन सी धातु का क्षय हुआ है, कौन सी धातु की वृद्धि हुई है, एंड पेशेंट की बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में भी हम बहुत आसानी से नाड़ी परीक्षा के द्वारा जान सकते हैं। पेशेंट की फीलिंग्स, पेशेंट की इमोशंस, उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी मानसिक स्थिति के बारे में नाड़ी चिकित्सा के साथ जाना जा सकता है। दोस्तों, नाड़ी चिकित्सा में हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो इसकी प्रॉपर नॉलेज एंड दूसरा प्रॉपर प्रैक्टिस। नाड़ी चिकित्सा एक ऐसा विज्ञान है जिसके थ्रू हम माइक्रो लेवल पर डायग्नोसिस करके एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट का। दोस्तों, आप सब लोग एक अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, डायग्नोस करते हैं डिजीज़ का एंड फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन नाड़ी चिकित्सा का ये वर्कशॉप आपने अटेंड करा क्योंकि आप लोग को पता है कि नाड़ी चिकित्सा से हम पेशेंट का माइक्रो लेवल पर डायग्नोस कर सकते हैं और उसके शारीरिक एंड मानसिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम उनको और भी अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आचार्य चरक ने कहा है, अगर कोई भी चिकित्सक पेशेंट की यानी कि रोगी की अंतरात्मा को भी जान लेता है तो वो चिकित्सा करने में कभी नहीं चूकता। और अंतरात्मा को जानने का मतलब कि मेंटली उसकी क्या कंडीशन है, फिज़िकली उसकी क्या कंडीशन है, इसके बारे में डिटेल में जानना, जो कि आप अपनी फिंगर्स के थ्रू नाड़ी को परीक्षा करके जान सकते हैं। नाड़ी का मतलब ही यही होता है कि रिवर ऑफ लाइफ, फील द थ्रॉब ऑफ लाइफ अंडर योर फिंगर्स। अपनी फिंगर्स के द्वारा उस पेशेंट की लाइफ के बारे में आप जान सकते हैं कि उसके अंदर क्या व्याधि पनप रही है, कौन सा दोष पनप रहा है, कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है, उसके धातुओं की क्या स्थिति है, उसकी जठराग्नि की क्या स्थिति है। दोस्तों, इस एपिसोड में यानी कि क्लास 1 में मैं आपको बताऊंगी कि नाड़ी परीक्षा कैसे की जाती है। इसमें पेशेंट का हाथ बिल्कुल सही पोजीशन में होना चाहिए और आपकी फिंगर्स की पोजीशन भी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए अगर आपको एक्यूरेट पल्स डायग्नोसिस करना है तो। इसमें अगर मेल पेशेंट है तो आप उसके राइट हैंड पर पल्स डायग्नोस करेंगे और फीमेल पेशेंट में उसके लेफ्ट हैंड पर आप लोग नाड़ी परीक्षा करेंगे। तो चलिए देखते हैं नाड़ी परीक्षा कैसे की जाती है। तो दोस्तों, अगर जैसे आपके पास फीमेल पेशेंट आती है तो आपने उसके लेफ़्ट हैंड पे नाड़ी परीक्षा करनी है। कैसे करनी है? ये जैसे मेरा लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट हैंड में आपने हमेशा जो हमारी रेडियल पल्स है, ये पहले तो आप जानिए कि जो रेडियल साइड कौन सी होती है एंड अल्नर साइड कौन सी होती है। जो मेरी लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर के जो नीचे वाली साइड है अंदर की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड इनर साइड। एंड जो ये मेरे थंब की पोजीशन है, थंब की नीचे वाली साइड, दैट इज़ कॉल्ड रेडियल साइड। अब रेडियल साइड पे आपकी आएगी रेडियल आर्टरी। ठीक है, तो रेडियल आर्टरी में आपने ये जो दूसरे हाथ की पोजीशन है, ये आपने यहाँ, ये जो 3 फिंगर्स हैं, देखिए पल्स डायग्नोसिस करने के लिए ये 3 फिंगर्स का यूज़ किया जाता है। ये है इंडेक्स फिंगर, ये वातिक पल्स को डायग्नोस करती है। ये है मिडिल फिंगर, ये पैथिक पल्स को डायग्नोस करती है। और ये है आपकी रिंग फिंगर, जो कि कफज दोष के लिए मानी गई है। तो ये 3 फिंगर्स जो है, इसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि एकदम इसको साथ में चिपकाए नहीं रहना, आपने हल्का सा स्लाइट इसमें गैप देना है और ऐसे ही आपने इसको यहाँ पे रखना है, इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे क्यों? क्योंकि ये जो हमारा हाथ होता है, अगर आप देखेंगे हमारे हाथ की ये यहाँ पे रेडियल ट्यूबरकल होती है, मतलब एक बोन होती है। तो इस बोन के ऊपर आप अपनी जो पहली फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर अगर आप रखेंगे तो आपको पल्स जो है फील नहीं होगी, क्योंकि ये फिंगर आपकी इधर आ गई तो बाकी 2 फिंगर्स में आपका ये गैप आ जाता है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ ये तीनों फिंगर्स इस तरह से रखनी है। ठीक है, आपको पल्स फील हो जाएगी। तो ये हमारी
पल्स को देखने की एक टेक्निक होती है। अगर आपको पल्स नहीं फील हो रही है या मुश्किल से फील हो रही है तो सबसे पहले देखिए कि पेशेंट का जो हाथ है वो सही पोजीशन में ऐसे होना चाहिए, और उसके बाद आपका जो हाथ है, आपकी फिंगर्स है, रेडियल ट्यूबरकल को छोड़कर ये जो नीचे वाली 3 पोजीशन है, नीचे रेडियल ट्यूबरकल नीचे वाली पोजीशन है, उसमें आपने ये 3 फिंगर्स इस तरह से रखनी है और फिर पल्स को फील करना है। और 3 फिंगर्स एकदम चिपका के नहीं रखनी, इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए इस तरह से। तो इस तरह से ये आपकी पल्स आपको फील हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगी 7 कैरेक्टर्स ऑफ अ पल्स। 7 कैरेक्टर्स कौन से हैं पल्स के, या 7 ऐसे कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पल्स के जो एक बहुत अच्छे नाड़ी विशेषज्ञ को पता होने चाहिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है गति। गति यानी कि चाल, नाड़ी की चाल या गति क्या है, उसका वेव कैसा बन रहा है जब आप नाड़ी परीक्षा करते हैं तो। सेकेंड पॉइंट है, ये जो पॉइंट्स है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, बट पहले मैं आपको ब्रॉड वे से बता देती हूँ। सेकेंड पॉइंट है वेग। वेग मतलब कि रेट। रेट यानी कि बीट ऑफ पल्स पर मिनट, 1 मिनट में कितने बीट्स होते हैं। थर्ड पॉइंट है तापमान, मतलब अगर आप नाड़ी परीक्षा करते हैं तो स्पर्श करने पर नाड़ी का तापमान क्या है, कोल्ड है या हॉट है, तो उसमें कौन सा दोष इन्वॉल्व होता है। फोर्थ पॉइंट है आकृति। आकृति मतलब कि इसमें वॉल्यूम आ जाता है एंड टेंशन आ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है पल्स का, टेंशन क्या होता है पल्स का, और ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये सब पॉइंट्स दोषों के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कौन से दोष में क्या गति होती है, क्या रेट होता है, क्या तापमान होता है, क्या आकृति होती है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका ताल, मतलब कि रिदम। दोषों के अकॉर्डिंग पल्स की रिदम क्या होती है। एंड इसके बाद बल, बल यानी कि फोर्स। एंड देन नेक्स्ट इज काठिन्य। काठिन्य मतलब कि जो ब्लड वेसल होती है उसकी जो वॉल की कंसिस्टेंसी है वो कैसी है, वो भी दोषों के अकॉर्डिंग वेरी करती है। तो दोस्तों ये थे 7 कैरेक्टर्स ऑफ अ पल्स। दोस्तों वैसे तो हम आज मशीन से पल्स रीडिंग जान लेते हैं, एंड इवन पल्स के रेट के साथ साथ हमें ग्राफिकल वेव भी मिल जाती है पल्स की, लेकिन उस वेव में दोषों की स्थिति क्या है, कौन सा दोष किस दोष को पुश कर रहा है या ब्लॉक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कफज दोष वातज को ब्लॉक तो नहीं कर रहा, या पित्तज दोष वातज दोष को पुश तो नहीं कर रहा। ये हम कैसे पता लगाएंगे, ये हमें मशीन से नहीं बल्कि नाड़ी चिकित्सा से पता चल सकता है। हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान से आप प्रैक्टिस करके एक अच्छे नाड़ी विशेषज्ञ बन सकते हैं। हम लोग आपको ज्ञान दे सकते हैं, एक अच्छा पाथ दिखा सकते हैं, लेकिन आपको चलना तो खुद ही पड़ेगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जो 3 फिंगर्स हैं इसमें ही इंडेक्स फिंगर है जिसमें हम वातिक पल्स देखते हैं, दिस इज मिडिल फिंगर पैथिक पल्स देखते हैं, और ये है हमारी रिंग फिंगर जिसे हम कफज पल्स देखते हैं। जब हम इससे पल्स को इस तरह से देखते हैं तो ये हमारी जो फिंगर है, इस फिंगर का ये जो कर्वेचर होता है मैं आपको बताती हूँ। ये जो है जैसे ये कर्वेचर है, तो जैसे हम हाथ ऐसे रखते हैं अपने पेशेंट के आर्म पर, तो ये डिस्टल कर्वेचर हो गया, दिस इज मिडल कर्वेचर एंड दिस इज प्रॉक्सिमल कर्वेचर। तो इस फिंगर पे अगर आप वातिक पल्स फील कर रहे हैं तो उसका स्पाइक जो है ये डिस्टल कर्वेचर पर आपको फील होगा, दिस वन। ठीक है, और इस तरह से अगर ये मिडिल फिंगर है तो मिडिल फिंगर के ये सेंटर पे, क्योंकि ये कर्वेचर है तो ये डिस्टल, सेंटर एंड प्रॉक्सिमल। तो जो पैथिक पल्स का जो स्पाइक है वो आपको ये सेंटर मिडिल कर्वेचर पे फील होगा, और इस तरह से रिंग फिंगर पे जो स्पाइक है कफज पल्स का, इस कर्वेचर पे आपको प्रॉक्सिमल कर्व पे फील होगा कफज स्पाइक। तो अगर आप ऐसे पल्स देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिस्टल कर्वेचर पे ये फिंगर का कर्व है, डिस्टल कर्वेचर पे आपको वातिक पल्स का स्पाइक फील होगा, मिडल पे मिडल फिंगर की पैथिक पल्स का स्पाइक फील होगा, एंड जो रिंग फिंगर के कर्वेचर पे ये कर्व है इसके
प्रॉक्सिमल कर्वेचर पे आपको कफज पल्स का स्पाइक फील होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गति में वातिक पल्स की। वातिक पल्स की क्या गति होती है? वातिक पल्स जो है वो सुपरफिशियल होती है, थोड़ा सा प्रेशर से वो फील हो जाती है, कोल्ड होती है टच करने में, एंड लाइट होती है, थिन होती है, फीबल होती है, एंड बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर दे देंगे तो वो डिसअपेयर हो जाती है। ये सब कैरेक्टर्स होते हैं वातिक पल्स के। एंड ये पल्स कभी इरेगुलर भी हो जाती है। इट फील्स अंडर द इंडेक्स फिंगर, एंड इसकी गति जो है वो कोबरा गति के जैसे मानी गई है। इसके बाद आ जाता है पित्तज पल्स। देखिए जो पित्तज पल्स है वो मिडल फिंगर से फील की जाती है, हॉट होती है टच करने में, उसकी जो थ्रॉब होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब धम 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 करके आपको फील होएगा। उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, स्पाइक ज़्यादा होता है, इसीलिए जैसे फ्रॉग जंप करता है उसकी जैसी चाल होती है वैसे ही पित्तज पल्स की चाल होती है। आपको फील होगा कि पल्स जंप कर रही है। तो इस तरह से कैरेक्टर्स होते हैं पित्तज पल्स के, एंड इसको मिडल फिंगर से फील किया जाता है। कफज पल्स में ये भी कोल्ड टू टच एंड ये डीप होती है, स्लो होती है, जैसे कि एक स्विमिंग स्वैन होती है, स्विमिंग स्वैन की जैसे गति होती है ये वैसे ही फील होती है। तो वातिक पल्स सुपरफिशियल है, पित्तज पल्स का हाई एम्पलीट्यूड है, कफज पल्स स्लो एंड डीप होती है। वातिक पल्स आपको थोड़ी सी फास्ट फील होगी। दोस्तों प्रैक्टिस करने से ये जो नॉर्मल गति होती है तीनों दोषों के पल्स की, ये आपको पता चलने लग जाएगी। आपके ब्रेन में और आपके फिंगर टिप्स में इसकी मेमोरी स्टोर हो जाती है, जिससे आप जब एबनॉर्मल पल्स को भी परीक्षा करेंगे, नाड़ी परीक्षा, एबनॉर्मल पल्स को भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल नहीं है, इसका स्पाइक जो है वो पित्तज जैसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पेशेंट में अगर आप पित्तज पल्स देख रहे हैं और उसका जो स्पाइक है, अगर आपको पता है प्रैक्टिस करने से कि ये पित्तज स्पाइक जो है इतना एम्पलीट्यूड इसमें होता है, इतना जंप होता है या इतनी थ्रॉब होती है, लेकिन ये उससे कुछ ज़्यादा फील हो रहा है, आपको ये अदर देन नॉर्मल लग रहा है, तो जो नॉर्मल एम्पलीट्यूड होता है उससे भी ज़्यादा एम्पलीट्यूड आपको लग रहा है, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि इसको गैस्ट्रिक अल्सर्स या एंट्राइटिस जैसी कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है। इसी तरह से मैं आपको एक और केस बताती हूँ। देखिए जैसे कफज पल्स को हम रिंग फिंगर से फील करते हैं, स्विमिंग स्वैन की तरह उसकी गति होती है, डीप एंड स्लो। बट इस बार अपने रिंग फिंगर से फील किया, पल्स इज़ डीप स्लो बट वेरी हैवी पल्स, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्विमिंग स्वैन की गति नहीं बल्कि एलिफेंट गज गति है। इसमें क्या है कि आपको एक बार गज गति का अंदाज़ा हो जाता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कफ जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकोपित हुआ है, उसने लिम्फेटिक टिश्यूज़ को ब्लॉक कर दिया है, और जो आपका पेशेंट है या तो लिम्फोसार्कोमा या एलिफेंटाइटिस इस तरह के डिजीज़ से ज़रूर ग्रस्त होगा। इसीलिए दोस्तों पल्स की क्वालिटी को जानने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अपनी फिंगर टिप्स की सेंसिटिविटी को प्रैक्टिस के द्वारा बढ़ाना होगा और बेटर करना होगा, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल गति का अच्छे से पता होगा तभी आप एबनॉर्मल गति को जान पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर इज़ वेग, दैट इज़ द रेट ऑफ द पल्स। पल्स का जो रेट है पर मिनट, बीट्स पर मिनट, इट डिपेंड्स on the activity of the patient, on the dosha of the patient, on the age of the patient as well as on the pathological condition of the patient। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि अगर आप पेशेंट की पल्स एग्जामिन कर रहे हैं, उसका वेग यानी कि रेट देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि पेशेंट उस टाइम एंजाइटी में तो नहीं है, या फिर एक्सरसाइज तो नहीं करके आया, या फिर ओवर एक्साइटेड तो नहीं है। इन सब कंडीशंस में उसका पल्स रेट नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा होता है दोष के अकॉर्डिंग, वातज जो पल्स है उसमें रेट जो है यानी कि वेग जो है वो ज़्यादा रहता है, पित्तज में मॉडरेट रहता है, एंड कफज में 50 to 60 बीट पर मिनट यानी कि लो रेट रहता है। द थर्ड थिंग इज़ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, जैसे कि अनीमिया। अनीमिया में क्या है कि अगर ब्लड वॉल्यूम लोअर साइड पे है, ब्लड वॉल्यूम कम है,
मतलब कि टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही है, टिश्यूज़ की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है, तो इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इस तरह से हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो दोस्तों, एनीमिया जैसी कंडीशन में पल्स रेट बढ़ जाता है और भी कई कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कार्डियक फेलियर में भी हार्ट रेट बढ़ता है। एंड इसके साथ साथ थायरोटॉक्सिकोसिस, मतलब कि जब थायरोटॉक्सिकोसिस की कंडीशन होती है तो इवन जब पेशेंट डीप स्लीप में होता है तब भी उसका पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। अदर कंडीशंस लाइक कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़, जिसमें हार्ट की ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं दे पाती हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दे पाती हैं। ऐसे में हार्ट पर जो स्ट्रेस होता है वो बढ़ जाता है, जिसमें पल्स रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। पल्स रेट एग्जामिन करते वक्त आपको पेशेंट की एज के साथ साथ उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशंस भी कंसीडर करनी होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसकी एज केवल 16 साल है, तो उस एज में उसका दोष प्रोमिनेंट हुआ कफ दोष, तो उसका पल्स रेट उसके दोष के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था 50 to 60, बट आपने एग्जामिन किया कि इसका पल्स रेट तो ज़्यादा है, अराउंड 100। क्यों? आप कंसिडर करेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री पूछेंगे कि उसको कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री तो नहीं है, उसको फीवर की हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का ब्लड सप्लाई होता है वो बढ़ जाता है टू दैट पर्टिकुलर इफेक्टेड एरिया, जिससे पल्स रेट भी बढ़ता है। तो ये कई कारण होते हैं जिससे पेशेंट का कफ दोष प्रोमिनेंट होते हुए भी उसका पल्स रेट बढ़ा हुआ होता है। उसी तरह से कोई पेशेंट मिडिल एज का है, जैसे कि 70 to 50 ईयर्स ऑफ एज के बीच में आपके पास कोई पेशेंट आता है और उस एज में आप देखेंगे दोष तो पित्त प्रोमिनेंट है, तो उसकी पल्स 70 to 80 के बीच में होनी चाहिए, बट उसकी जो पल्स है वो बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ज़रूर कोई पैथोलॉजी है इसके बीच में। वो क्या हो सकती है? या तो वो एंजाइटी में हो, या तो वो एक्सरसाइज करके आया हो, कुछ ना कुछ कारण और ज़रूर होता है जिसमें पल्स रेट जो है नॉर्मल से कहीं ज़्यादा आती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको सभी फैक्टर्स जो है कंसीडर करने पड़ते हैं जब आप पल्स का रेट देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्टर इज ताल। ताल मतलब कि रिदम ऑफ द पल्स क्या है? देखिए, जो दो अपलिफ्ट्स होते हैं, अपलिफ्ट्स मतलब कि आपने अगर पल्स को चेक किया पेशेंट की, तो एक बीट आपको फील हुई और फिर उसके बाद दूसरी बीट फील हुई। दोनों अपलिफ्ट्स या दोनों बीट्स के बीच में जितना टाइम पीरियड होता है, टाइम इंटरवल होता है, दैट इज़ कॉल्ड ताल और रिदम ऑफ द पल्स। ये टाइम पीरियड जो है ये रेगुलर होता है इन बैलेंस्ड कंडीशन, इन हेल्दी कंडीशन, बट कई बार ये इरेगुलर भी हो जाता है। मतलब कि जैसे एक बीट के बाद दूसरी बीट, तीसरी बीट, चौथी बीट, उसके बाद एक बीट मिस हो गई, मतलब कि ये इरेगुलर है। जो फिफ्थ बीट है या फिफ्थ अपलिफ्ट है वो मिस हो गया, एंड देन सिक्स्थ अपलिफ्ट आ गया, सेवन्थ अपलिफ्ट आ गया, एट्थ एंड नाइन्थ मिस हो गया। मतलब रेगुलरली ये जो बीट है, रिदम है, ये इरेगुलर है। ठीक है, आफ्टर एवरी 4 बीट्स एक बीट मिस हो रही है, या फिर आफ्टर एवरी 2 बीट्स, आफ्टर एवरी 3 बीट्स एक बीट या एक अपलिफ्ट मिस हो रहा है, तो ये टाइम पीरियड इरेगुलर है। रेगुलरली इरेगुलर का मतलब होता है कि जब वात दोष प्रकोपित हुआ हो, जब वात दोष आउट ऑफ बैलेंस हो, देन द पल्स रिदम इज रेगुलरली इरेगुलर। इस केस में क्या होता है, कफ दोष या तो उसको ब्लॉक कर रहा है या पित्त दोष उसको ब्लॉक कर रहा है। लेकिन जब रिदम है पल्स की वो इरेगुलर है, मतलब कि जैसे हमने पहले मैं आपको बताया कि आफ्टर एवरी 4 बीट्स या आफ्टर एवरी 3 बीट्स जो नेक्स्ट बीट है वो मिस हो रही है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर बीट मिस हो रही है, बट इरेगुलर बेसिस में क्या होता है कि जो बीट है 2 बीट्स के बाद एक बीट मिस हो गई, फिर 4 बीट्स के बाद एक बीट मिस हो गई, 6 बीट्स के बाद एक बीट मिस हो गई, फिर एक बीट के बाद एक बीट मिस हो गई, मतलब इरेगुलर होता है। इस केस में क्या होता है, जब वायु दोष जो है वो प्रकोपित होता है, साथ में पित्त दोष भी प्रकोपित होता है, बिकॉज कफ दोष इज हैवी, उसकी जो गुण है, उसकी जो क्वालिटी है वो है कफ दोष हैवी होता है, तो वो वात को ब्लॉक करता है, तो रेगुलरली इरेगुलर होती है आपकी बीट। लेकिन पित्त दोष और वात दोष दोनों ही प्रकोपित हैं,
उस केस में जो बीट है इरेगुलर होती है, क्योंकि दोनों की क्वालिटी जो है लाइट होती है। ऐसे कौन से केसेस होते हैं? ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि आर्ट्रियल फ्लटर, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें आपकी पल्स की रिदम जो है दैट इज इरेगुलर। दोस्तों इसके बाद आ जाता है आकृति। आकृति इन्वॉल्व्स वॉल्यूम एज वेल एज टेंशन। ये दो फैक्टर्स आकृति ऑफ द पल्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं वॉल्यूम ऑफ द पल्स क्या होता है। देखिए, जब आप अपनी 3 फिंगर टिप्स रेडियल आर्टरी पर रखते हैं, जस्ट आपने रखा, इसको प्रेस नहीं किया, तो रखने से ही आपको एक थ्रॉब फील होगा, एक धम धम फीलिंग आएगी। तो वो थ्रॉब ही वॉल्यूम ऑफ द पल्स होता है। ये थ्रॉब होता क्या है? ये होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देखिए, जब आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं पेशेंट का, तो उसमें सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक 2 प्रेशर्स आते हैं। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द पल्स। इसमें क्या होता है, मतलब द ब्लड दैट इज प्रोपेल्ड आउट ड्यूरिंग ईच वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल से वेंट्रिकुलर सिस्टॉल के टाइम पे ब्लड निकलता है हार्ट से, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, और उसी को हम वॉल्यूम ऑफ द पल्स कहते हैं। आपने बस इतना याद रखना है, वॉल्यूम इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब वॉल्यूम कम होगी तो इसका मतलब सिस्टोलिक प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा। तो कई कंडीशंस जैसे कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इसमें आपका वॉल्यूम कम होगा, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो कम होगा। एंड कई अदर कंडीशंस जैसे कि कार्डियोजेनिक शॉक में, एनीमिया में एंड डिहाइड्रेशन में आपका वॉल्यूम कम होगा, आपको थ्रॉब कम फील होगी। अब थ्रॉब जो है वो भी दोष के अकॉर्डिंग होती है। आप 3 फिंगर्स लेंगे, मैंने आपको पहले बताया, दिस इज इंडेक्स फिंगर फॉर वात दोष, दिस इज मिडिल फिंगर फॉर पित्त दोष एंड दिस इज रिंग फिंगर फॉर कफ दोष। तो आप अगर चेक करेंगे इस थ्रॉब को इस रेडियल आर्टरी पर जस्ट रखकर, आपने प्रेस नहीं करना, तो ये जो थ्रॉब है ये इंडेक्स फिंगर पर ये लो फील होगी और ये सबसे ज़्यादा फील होगी मिडिल फिंगर पर, मतलब कि पित्त दोष में ये सबसे ज़्यादा फील होगी। क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि जो पैथिक पल्स है वो हाई एम्पलीट्यूड की होती है, वो जंपिंग पल्स होती है लाइक फ्रॉग, ठीक है। तो मंडूक की जो गति होती है दैट इज़ फॉर पित्तज पल्स। तो इसमें जो मिडिल फिंगर है आपको थ्रॉब इसमें सबसे ज़्यादा फील होगी, उसमें 3+ के साइन हम उससे मेंशन करेंगे कि सबसे ज़्यादा थ्रॉब इसमें फील होगी। एंड ये रिंग फिंगर है, इसमें मॉडरेट थ्रॉब फील होगी। तो जब आप ये जो 3 फिंगर्स हैं ये रेडियल आर्टरी पर जस्ट रखेंगे, आप थ्रॉब फील करेंगे। अगर आपको थ्रॉब मिडिल फिंगर पर फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा होनी चाहिए तो उसमें सबसे ज़्यादा ही आपको फील हो रही है, दैट इज़ गुड एंड इट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द पल्स इज़ गुड। बट अगर आप जिस फिंगर पर जितनी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल मिडिल फिंगर पर जितनी होनी चाहिए थ्रॉब, आपको एकदम मतलब कि बहुत ज़्यादा थ्रॉब, प्रोमिनेंट थ्रॉब नहीं फील हो रही इस पर, तो इसका मतलब कि वॉल्यूम कम है। और कम वॉल्यूम के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि शॉक कंडीशन में, डिहाइड्रेशन में, एनीमिया में, या फिर कुछ कार्डियक इशू, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इस तरह के इश्यूज पेशेंट को हो सकते हैं। इसी तरह से आपने रिंग फिंगर पर मॉडरेट थ्रॉब फील होना चाहिए नॉर्मल स्वस्थ कंडीशन में, बट आपको मॉडरेट थ्रॉब की जगह आपको कम फील हो रहा है, थ्रॉब लो थ्रॉब फील हो रहा है, तो भी कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तो इस तरह से जो वॉल्यूम ऑफ द पल्स है, इससे आपको पता चलता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो सकता है, और अगर उतना थ्रॉब आपको नहीं फील हो रहा तो क्या पैथोलॉजिकल कंडीशंस इसके बीच में हो सकती हैं। वॉल्यूम के बाद अब हम समझते हैं कि टेंशन क्या होता है। देखिए, जहाँ पर वॉल्यूम इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, वहीं पर टेंशन इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। टेंशन मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी ब्लड वेसल में एक कांस्टेंट प्रेशर जो बना रहता है, दैट इज़ द टेंशन ऑफ द पल्स। अब कोई लाइव बंदा है तो उसमें तो एक कांस्टेंट प्रेशर बना ही रहेगा। अगर कोई डेड है तो वो ब्लड वेसल उसकी एम्प्टी हो जाएगी और उसमें कोई प्रेशर आपको फील नहीं होगा। लेकिन लाइफ में एक कांस्टेंट प्रेशर जो बना रहता है दैट इज़ कॉल्ड द टेंशन। इसको चेक कैसे करते हैं? ये बेसिकली 2 थ्रॉब्स जो होती है, जब आप अपनी जो फिंगर है वो रेडियल पल्स के ऊपर जैसे कि रखते हैं तो आपको थ्रॉब फील होती है,
ठीक है। वो थ्रॉब हमने बोला था कि वो वॉल्यूम है, लेकिन दो थ्रॉब्स के बीच में, मतलब दो बीट्स के बीच में जो प्रेशर होता है दैट इज़ द डायस्टोलिक प्रेशर एंड दैट इज़ द टेंशन ऑफ द पल्स, ठीक है। तो टेंशन हम चेक कैसे करते हैं? जब हमने वॉल्यूम समझाया था तो मैंने आपको कहा था कि सिंपली आपने ये 3 फिंगर टिप्स रेडियल आर्टरी के ऊपर रख देनी है, आपको जो थ्रॉब फील होगा दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द पल्स। लेकिन टेंशन को चेक करने के लिए हमने सबसे पहले ये जो रिंग फिंगर है, जिसे हम कफ दोष जिसमें इंक्लूडेड होता है, तो ये रिंग फिंगर को हमने रेडियल आर्टरी पर रखकर आर्टरियल पल्स को हमने स्टॉप कर देना है, ठीक है। प्रेस करके आर्टरियल पल्स को स्टॉप करके फिर ये 2 फिंगर से हमने जो प्रेशर है वो चेक करना है। तो उस टाइम पर जब हम रिंग फिंगर से पल्स को स्टॉप कर देते हैं और बाकी 2 फिंगर से, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर से जो हम प्रेशर चेक करते हैं, उस टाइम जो प्रेशर होता है आर्टरी में दैट इज़ कॉल्ड द टेंशन एंड दैट इज़ कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है दैट इज़ मेंटेन्ड बाय द अवलंबक कफ। अवलंबक कफ हृदय में रहता है और वो इस कांस्टेंट प्रेशर को ब्लड वेसल्स के अंदर मेंटेन रखता है, वो टेंशन को मेंटेन रखता है। जबकि वॉल्यूम इज मेंटेन्ड बाय प्राणवायु एंड रंजक पित्त। वो कैसे? अब क्योंकि हम देखते हैं कि जो ऐसे नोड है उससे पल्सेशन क्रिएट होती है, ठीक है। आयुर्वेद में हम देखते हैं कि जो प्राणवायु है वो पल्स को क्रिएट करता है एंड जो रंजक पित्त है अपने उष्ण गुण के कारण ब्लड वेसल को एक्सपैंड करती है। तो पल्सेशन में जो वॉल्यूम है, जो थ्रॉब है दैट इज क्रिएटेड बाय एंड मेंटेन्ड बाय प्राणवायु एंड रंजक पित्त एंड टेंशन इज मेंटेन्ड बाय अवलंबक कफ। अब मैं आपको एक केस बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेशेंट देखा, मतलब ये केस ऐसा है जिससे आप पता लगा सकते हैं सिर्फ पल्स देख के कि उसने कौन सी मेडिसिन खाई है। केस क्या है कि आपने एक पेशेंट देखा, उस पेशेंट की आपने पल्स रेट चेक किया, मतलब कि वेग चेक किया। आपने जब वेग देखा तो आपको वो वेग लोअर साइड पे लगा। लोअर साइड पे मतलब कि उसकी जो कफ दोष है उसका कफ दोष में रेट जो है लोअर साइड में रहता है, वात दोष में हायर साइड में रहता है एंड पित्त दोष में मॉडरेट साइड पे रहता है। तो लोअर साइड में मतलब कि कफ दोष प्रोमिनेंट है। बट आपने जैसे ही टेंशन को फील किया, टेंशन जो है वो हाई है बट वॉल्यूम जो है वो लोअर साइड है, थ्रॉब उसकी कम है, पल्स रेट उसका कम है बट उसका टेंशन जो है वो हायर साइड है। इसका मतलब कि उसने कुछ बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन ली हुई है अपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, क्योंकि बीटा ब्लॉकर से क्या हुआ, कफ दोष बढ़ गया और उसका जो पल्स रेट है वो कम हो गया एंड उसकी जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, पल्स रेट कम हुआ तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम उसका कम हो गया एंड टेंशन उसकी हाई थी। तो इसका मतलब कि उसने बीटा ब्लॉकर लिए हुए हैं अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। और इसीलिए ये आप आज किसी भी जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उससे पूछ के देखिए कि बीटा ब्लॉकर जो है वो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट को क्यों नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो ब्रोंकियल अस्थमा को और ज़्यादा एग्रवेट कर देता है। इसी में ये रीज़न भी है कि अब बीटा ब्लॉकर, अभी हमने समझा कि बीटा ब्लॉकर से कफ दोष इंक्रीज होता है, तो कफ दोष इंक्रीज होता है, पल्स रेट कम होती है, वॉल्यूम कम होती है, टेंशन ज़्यादा रहती है और इसीलिए कफ दोष जो है वो ब्रोंकियल आर्टरीज में, ब्रोंकियल वेसल्स में, ब्रोंकियल ट्री में कंजेशन भी पैदा कर देता है, कंजेशन क्रिएट कर देता है, जिससे ब्रोंकियल एस्थमा का जो पेशेंट है उसका जो एस्थमा पार्ट है वो और ज़्यादा एग्रीवेटिव हो जाता है। इसीलिए बीटा ब्लॉकर्स जो है कफ दोष इंक्रीज होने के कारण ब्रोंकियल एस्थमा के पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं। तो ये सारा कुछ आपस में कनेक्टेड ही है। हमने 5000 साल पहले ही ये विद्या पढ़ ली थी जो कि आज रिसर्च हो रही है। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है आपका तापमान, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द पल्स। दोस्तों टेम्परेचर ऑफ द पल्स, इस फैक्टर से हम लोग पेशेंट की जठराग्नि के बारे में यानी कि मेटाबॉलिक फायर के बारे में पता लगा सकते हैं। देखिए पल्स जो है वो 3 तरह की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वातज पल्स, पित्तज पल्स एंड कफज पल्स। अगर आप अपने 3 फिंगर से पल्स को चेक करते हैं, ठीक है, नाड़ी परीक्षा करते हैं और आपको पल्स जो है कोल्ड, टच टू कोल्ड, अगर आप टच करते हैं तो कोल्ड फील होती है, लाइट फील होती है, फास्ट फील होती है, इसका मतलब कि वो वातज पल्स है और वो भी इंडेक्स फिंगर पर आपको अगर फील हो रही है, दैट इज़ वातज पल्स
एंड इसमें जो पेशेंट की जठराग्नि होगी वो विषम अग्नि होगी। और इसी तरह से पित्तज पल्स हॉट होती है, शार्प होती है एंड लाइट होती है। इस केस में पेशेंट की अग्नि तीव्र होगी। और उसी तरह से कफज पल्स जो है उसमें पेशेंट की जो पल्स है कोल्ड टू टच, कोल्ड हमने वायु में भी देखा था, बट यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ का फ़र्क है कि कोल्ड टू टच बट हैवी एंड स्लो। स्लो मतलब कि उसका जो पल्स रेट है पर मिनट वो कम रहेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं इससे पता चलता है कि ये कफज पल्स है, स्लो, हैवी एंड कोल्ड टू टच, ओके। तो इससे पता चलता है कि पेशेंट की अग्नि की क्या स्थिति है, विषम अग्नि है, मंद अग्नि है, तीव्र अग्नि है। और इसी तरह से हम लोग उसके डिजीज़ को डायग्नोस भी कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। दोस्तों, अब हमने रेडियल आर्टरी के अंदर जो एक्टिविटीज़ चल रही थी उसकी रिदम क्या है, वेग क्या है, गति क्या है, उसका टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम क्या है, टेंशन क्या है, इसके बारे में तो जान लिया। लेकिन उस वेसल की, ब्लड वेसल की जो वॉल है उसका क्या, ब्लड वेसल की जो वॉल है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, उसका काठिन्य कैसा है, इसके बारे में भी जानना उतना ही ज़रूरी है। अब जैसे कि जो ब्लड वेसल है उसकी कंसिस्टेंसी को हम कैसे जानेंगे। देखिए, ये जो मेरा हैंड है, ठीक है, जो थंब है, थंब के नीचे जो ये आउटर साइड है दैट इज़ कॉल्ड द रेडियल साइड ऑफ द हैंड। एंड ये जो लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर के नीचे दैट इज़ कॉल्ड द इनर साइड, मीन्स द अल्नर साइड ऑफ द हैंड। तो हम पल्स यहाँ देखते हैं रेडियल साइड ऑफ द हैंड। और ये जो रेडियल ट्यूबरकल है, यहाँ पे जो बोन है, ठीक है, बोन के नीचे हमने तीनों फिंगर्स रखनी है, मैंने ये पहले आपको बताया है, ठीक है, इक्वल लेवल पर रखनी है। एंड तीनों फिंगर्स के बीच में स्लाइट डिफरेंस होना चाहिए। पल्स डायग्नोसिस करने का ये एक्यूरेट तरीका है। बट अगर हमने कंसिस्टेंसी ऑफ द रेडियल आर्टरी देखनी है, ब्लड वेसल की जो वॉल है उसमें काठिन्य कितना है, कंसिस्टेंसी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें रेडियल आर्टरी फील होती है इसको हमने रोल ऐसे करना है, ठीक है, इस तरह से रोल करना है। और ये जो रेडियल ट्यूबरकल है इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे रोल करना है, जिससे हमें ब्लड वेसल की वॉल के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के अकॉर्डिंग ब्लड वेसल का काठिन्य यानी कि कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर रोगी का वात दोष प्रकोपित है, वाता दोष आउट ऑफ बैलेंस है, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी ब्लड वेसल, जो कि वात के गुण हैं शीत और रफ एंड हार्ड, तो उसकी ब्लड वेसल हार्ड होएगी, रफ होएगी टू टच। तो उस केस में पेशेंट को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मतलब कि उसके ब्लड वेसल में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के कारण उसकी ब्लड वेसल की जो वॉल है उसकी कंसिस्टेंसी हार्ड हो गई है एंड वो ब्लड वेसल जो है वो नैरो हो गई है, जिसके कारण वो बॉडी के ऑर्गन्स में इंक्लूडिंग ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है एंड फ्यूचर में उस पेशेंट को अल्जीमर्स डिसीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से अगर पित्त दोष प्रकोपित है तो उसकी ब्लड वेसल जो है वो फ्रेजाइल होंगी, इलास्टिक होंगी, इलास्टिसिटी जैसे होती है वैसे ही उसकी ब्लड वेसल फील होगी टच करने पे, रेडियल ट्यूबरकल पर उसको रोल करने पे, जैसे कि मैंने बताया। तो इलास्टिक एंड फ्रेजाइल होने का मतलब क्या है कि उसकी ब्लड वेसल ईजिली बर्स्ट हो जाएंगी, टूट जाएंगी, उसको कैपिलरी हैमरेज होने के चांसेस रहते हैं। मतलब कि उसको कोई भी छोटा से छोटा ट्रॉमा होने पर, चोट लगने पर वहाँ पे ब्रूजेस, मतलब कि ब्लू कलर के पैचेस ईजिली लग जाते हैं, वो ईजिली हो जाते हैं। तो उसकी जो ब्लड वेसल है ईजिली जो है ब्रेक हो जाती है और स्किन के अंदर ब्लड रिलीज हो जाता है एंड ब्रूजेस, मतलब कि नीले निशान पड़ जाना, ब्रूजेस ईजिली हो जाना। और इसके साथ साथ उसको कैपिलरी जो हैमरेज है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद आ जाता है कफा दोष। अगर कफा दोष आपके पेशेंट का ज़्यादा प्रकोपित है, आउट ऑफ बैलेंस है, तो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रॉड होंगी एंड ब्रॉड होने के साथ थिक होंगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी ब्लड वेसल थिक हैं, ब्रॉड हैं, चौड़ी हैं, थोड़ी सी थिक मतलब मोटी फील हो रही हैं, मतलब ब्लड वेसल के अंदर फैट डिपोजिशन है। और उसको अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाइपरटेंशन यानी कि बीपी की प्रॉब्लम हो या फिर फ्यूचर में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से ब्लड वेसल की कंसिस्टेंसी से आप लोग
पेशेंट को जो प्रेजेंट में डिजीज़ है या फिर फ्यूचर में जो डिजीज़ हो सकते हैं उसका बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद लास्ट जो फैक्टर है दैट इज़ बल, मीन्स फोर्स ऑफ द पल्स। नाड़ी का बल कितना है ये आप कैसे जानेंगे? इसके लिए पहले तो आप ये जानिए कि नाड़ी का बल होता क्या है। देखिए, जब हम अपनी 3 फिंगर से रेडियल आर्टरी पर 3 फिंगर्स को जब हम रखते हैं, मतलब सिर्फ रखते हैं, हम कोई प्रेशर या डिस्ट्रेस नहीं करते, वहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगाते अपनी फिंगर से, तो सिर्फ रखने से जो थ्रॉप फील होता है दैट इज़ सिस्टोलिक प्रेशर, मीन्स दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द पल्स। सिर्फ रखने से जो थ्रॉप फील होता है। लेकिन जब हम 3 फिंगर्स को रख कर थोड़ा सा फोर्स अपनी फिंगर से रेडियल आर्टरी पर लगाते हैं तो हमें ऑपोजिट में भी, मतलब कि आर्टरी यानी कि नाड़ी से भी एक फोर्स फील होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे फिंगर्स पे। दैट इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ द नाड़ी। और ये फोर्स क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड द पल्स प्रेशर, दैट इज़ कॉल्ड द बल ऑफ द नाड़ी, दैट इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ द पल्स। दोस्तों अब सवाल ये है कि हम लोग जब अपने 3 फिंगर से प्रेशर लगाते हैं रेडियल आर्टरी पर एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें नाड़ी से भी एक फोर्स या थ्रॉप फील होता है, दैट इज़ द बल, दैट इज़ द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। बट हमने फोर्स लगाना कितना है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो इसका आंसर है पेशेंट की प्रकृति एंड उसकी वॉल्यूम पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेशेंट लीन एंड थिन है, ओवरऑल आपने अगर पेशेंट की प्रकृति को जान लिया कि अगर वो फॉर एग्जाम्पल वातज प्रकृति का है तो आपको पता है कि जो वातज प्रकृति में वॉल्यूम ऑफ द पल्स होती है वो लोअर साइड पे होती है। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो कम होता है, मतलब जो वॉल्यूम है वो कम है। मतलब अगर आपने ये 3 फिंगर्स उसकी पल्स पर रखी और अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो उसकी पल्स डिसअपियर हो जाएगी। तो आपको पता है कि वातज प्रकृति है, वॉल्यूम यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर कम है, तो ऐसे केस में आप कम फोर्स अप्लाई करेंगे। और उसी तरह से अगर पित्तज प्रकृति का पेशेंट है जिसमें वॉल्यूम यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा रहता है, थ्रॉप ज़्यादा रहती है, तो उस केस में आप लोग फोर्स जो है थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग प्रकृति के पेशेंट पर, अलग अलग मरीज पर अलग अलग फोर्स अप्लाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रकृति ऑफ द पेशेंट एंड वॉल्यूम ऑफ द पेशेंट। और अब हम जानेंगे कि ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस का क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, अगर आपका सिस्टोलिक जो प्रेशर है फॉर एग्जांपल 200 है एंड डायस्टोलिक प्रेशर 30 है, मतलब जो डिफरेंस है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक वो 170 है, तो पल्स प्रेशर 170 मतलब कि हायर साइड पर है, तो इसका मतलब पेशेंट को कुछ कार्डियक इश्यूज है। पेशेंट का हार्ट जो है वो अंडर ग्रेट स्ट्रेस में काम कर रहा है। देखिए, अगर जो पल्स प्रेशर है वो हायर साइड पर है, मतलब कि फोर्स या बल ऑफ द नाड़ी ज़्यादा है, मीन्स हार्ट ऑफ द पेशेंट इज़ वर्किंग अंडर ग्रेट स्ट्रेस। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अगर सिस्टोलिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, डायस्टोलिक प्रेशर कम है, फॉर एग्जांपल सिस्टोलिक प्रेशर है 200, डायस्टोलिक प्रेशर है 30, तो उसका डिफरेंस कितना हुआ 170, मतलब नाड़ी बल 170 है, पल्स प्रेशर 170 है। तो ऐसे केस में हार्ट ऑफ द पेशेंट इज़ वर्किंग अंडर ग्रेट स्ट्रेस, उसको कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि आयोटिक रिगर्जिटेशन। आयोटिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है, जो आयोटिक वाल्व होता है उसकी इनसफिशिएंसी के कारण जो ब्लड का फ्लो है वो बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड आ जाता है फ्रॉम द आयोटा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ब्लड का जो बैक फ्लो होने के कारण जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है एंड हार्ट जो है वो पूरे मतलब हायर प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है। तो इसमें सिस्टोलिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है, मींस जो प्रेशर डिफरेंस है, जो फोर्स है वो हायर साइड पे है। तो ऐसी कई कंडीशंस हो सकती हैं जैसे कि आयोटिक रिगर्जिटेशन। और दूसरा है आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि जो आयोटिक वेल्व है
वो नैरो हो गया, उसमें स्टेनोसिस हो गई है। नैरो होने के कारण उसके थ्रू जो ब्लड है वो निकल नहीं पा रहा, ब्लड फ्लो कम है, इजेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द आयोटिक वाल्व इज लो। तो इजेक्शन लो होगा तो हार्ट की पंपिंग इनसफिशिएंट होगी एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा एंड सिस्टोलिक प्रेशर भी कम होगा एंड जो प्रेशर डिफरेंस है वो भी कम होगा, मतलब फोर्स जो है वो कम होगा। तो प्रेशर डिफरेंस जो है, पल्स प्रेशर लोअर साइड पे आयोटिक स्टेनोसिस में रहता है, हायर साइड पे आयोटिक रिगर्जिटेशन में रहता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड और भी कई कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टोलिक प्रेशर 70 है, डायस्टोलिक प्रेशर 10 है, तो मतलब पल्स प्रेशर जो है 60 हुआ, दोनों का डिफरेंस जो है। तो ऐसे केस में पेशेंट शॉक में भी हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है पेशेंट को एंड अदर कंडीशंस लाइक डिहाइड्रेशन, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। ऐसे केसेस में भी जो पल्स प्रेशर रहता है वो हायर साइड पे रहता है। सॉरी, मैंने डिहाइड्रेशन बोला, डिहाइड्रेशन नहीं है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। और कई केसेस होते हैं जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म। ऐसे केसेस में सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है, डायस्टोलिक प्रेशर नियर नॉर्मल रहता है, तो प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होता है, मतलब नाड़ी का फोर्स या बल ज़्यादा होता है एंड जो ऐसी कंडीशंस में जो पल्स प्रेशर है हायर साइड पे रहता है। तो हायर साइड प्लस पल्स प्रेशर मीन्स योर हार्ट इज़ वर्किंग अंडर ग्रेट स्ट्रेस एंड उसको कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं। आप अपने स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करके देख लीजिए, तो उसमें आपको एक पर्टिकुलर साउंड भी आएगी रिगर्जिटेशन की। तो आयोटिक रिगर्जिटेशन हो सकता है हायर प्रेशर में एंड हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया भी हो सकता है। एंड इसके साथ साथ जो लोअर साइड पे जो प्रेशर होता है, नाड़ी बल कम किस में होता है, डिजीनेस में, शॉक में, अनकॉन्शियसनेस में एंड आयोटिक स्टेनोसिस में। हायर प्रेशर मतलब हार्ट इज वर्किंग अंडर ग्रेट स्ट्रेस एंड लोअर प्रेशर मतलब पंपिंग ऑफ द हार्ट इज नॉट सफिशिएंट। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग पेशेंट के कार्डियक इश्यूज के बारे में और भी कई तरह की व्याधियों के बारे में जान सकते हैं पल्स प्रेशर के दौरान। तो दोस्तों, ये थे 7 फैक्टर्स ऑफ पल्स, जिसमें आ जाते हैं गति, वेग, ताल यानी रिदम, बल, फोर्स, आकृति, टेंशन एंड वॉल्यूम, तापमान यानी टेम्परेचर एंड काठिन्य। आई होप आपको ये क्लास यूज़फुल लगी होगी एंड ये 7 फैक्टर्स अलग अलग दोषों के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। वातज दोष में ये डिफरेंट है, कफश दोष में ये डिफरेंट है एंड पित्तज दोष में ये डिफरेंट है। दोस्तों, पल्स को डायग्नोस करने के लिए ये 7 बेसिक फैक्टर्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप पल्स को एक्यूरेटली डायग्नोस कर सकते हैं। पेशेंट को जो प्रेजेंट में व्याधि है उसका डायग्नोस कर सकते हैं एंड फ्यूचर व्याधि का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको फ्यूचर में भी, भविष्य में भी कौन कौन सी व्याधियों से वो ग्रस्त हो सकता है। इसके बाद मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।